IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे और वो है क्रांतिकारी उग्रवाद या क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। इससे पहले जो मैंने वीडियो बताया था उसमें क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण बताया था, जिसमें मैंने अनुशीलन समिति के बारे में बात किया था, अभिनव भारत समाज के बारे में बात किया था, पंजाब, बंगाल और आपका महाराष्ट्र में क्रांतिकारी जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में बताया था, और विदेशों में जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में मैंने चर्चा किया था एक एक करके कि कौन कौन सी क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी, कौन कौन से षड्यंत्र केस उस पर किए गए थे और कौन कौन से क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना की गई थी। सब कुछ मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था। आज मॉडर्न इंडिया का ये दूसरा चैप्टर है, क्रांतिकारी उग्रपंथ या उग्रवाद का द्वितीय चरण, जो 1920 से लेकर के 1930 तक चलता है। और इसमें याद रखिएगा भगत सिंह की शहादत इसी में हुई थी। वो भी एक क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आज भारत का कोई भी युवा वर्ग हो, कोई भी जो है व्यक्ति हो, भगत सिंह के सामने सब नतमस्तक हैं और भगत सिंह के शहादत को कोई भूल नहीं सकता है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो भगत सिंह किस संस्था से जुड़े हुए थे, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, जिसे आज पूरा देश सम्मान के साथ याद करता है, हम सबको एक एक करके यहाँ पे जानेंगे, समझेंगे। तो क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण ये भी बहुत महत्वपूर्ण चरण है। इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई हैं बंगाल में, उत्तर भारत में, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ है, मैप के थ्रू, डायग्राम के माध्यम से और एक एक चीज को समझेंगे। भगत सिंह के विचार को जानेंगे, भगत सिंह के क्या विचार थे, व्यक्तिगत विचार क्या थे, सार्वजनिक विचार क्या थे। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो सबको हम एक एक करके यहाँ पर जानेंगे। कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं। क्रांति की उत्पत्ति, कारण और प्रभाव। जो क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण शुरू होता है वो 1920 से लगभग शुरू हो जाता है और 1930-40 तक जाता है ये। लेकिन हम बात करते हैं क्रांति की शुरुआत द्वितीय चरण में हुई कैसे। तो पहला कारण है असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी। चोरी चोरा घटना के कारण अचानक असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिया गया तो भगत सिंह जैसे युवा भी क्रांति उस असहयोग आंदोलन में पंजाब में शामिल थे। वो भी युवाओं के साथ प्रभात फेरी में शामिल होते थे, शाम को मशाल लेकर के जाते थे, वंदे मातरम, भारत माता की जय का नारा लगाते थे। तो भगत सिंह जैसे बहुत सारे युवा, चाहे बंगाल हो, पंजाब हो, उत्तर भारत में कोई भी क्षेत्र हो, दक्षिण भारत कोई क्षेत्र हो, तो असहयोग आंदोलन में हर युवा शामिल था। लेकिन चोरी चोरा घटना के कारण अचानक से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से पूरा देश स्तंभ रह गया कि अचानक आंदोलन आप वापस कैसे ले सकते हैं, जब आंदोलन बिल्कुल पीक पे था और ब्रिटिश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका था ये आंदोलन। उस समय महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस लिया, जिससे भारत के जो युवा वर्ग थे वो नाराज हो गए, कांग्रेस से भी नाराज हुए, महात्मा गांधी से भी नाराज हुए और महात्मा गांधी की बड़ी बुराई हुई उस समय हुई। बड़े बड़े नेताओं ने अपने अपने शब्द के इस्तेमाल से महात्मा गांधी की बुराई किया कि आपने जो है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, जिस समय आंदोलन बिल्कुल पीक पर है आपको वापस नहीं लेना चाहिए था। तो जो क्रांति के जो युवा वर्ग था भारत का, वो युवा वर्ग बहुत निराश हुआ इस असहयोग आंदोलन की वापसी से। इसीलिए उनके मन में ये आया कि ये रास्ता महात्मा गांधी ने जो चुना है आंदोलन का, इसे देश की प्राप्त आजादी नहीं मिल सकती है। इसीलिए दोबारा इन लोगों के मन में आया कि क्रांति ही एक ऐसा है जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को झुकाया जा सकता है और देश में पूर्ण स्वतंत्रता लाई जा सकती है। ठीक। दूसरा कारण था युवाओं का मोह भंग होना। स्वतंत्रता की धीमी गति से युवा वर्ग अत्यधिक निराश हुआ। अहिंसक संघर्ष से विश्वास उठना। जो महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन था, हिंसा नहीं करनी है, तो उसकी जगह वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन जो युवा वर्ग है वो अहिंसक आंदोलन से और अत्यधिक जो धीमी गति से स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई चल रही है उससे बहुत उदास हुआ वो। तो मोह भंग हो गया महात्मा गांधी और कांग्रेस से, और अंत में रास्ता उनके लिए चुना क्या? क्रांति का। याद रखिएगा। तीसरा अगर कहा जाए तो क्रांति का नया मार्ग इन लोगों ने चुना। निर्णायक और तीव्र स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु पुनः सशक्त क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़ना। निर्णायक और तीव्र स्वतंत्रता अगर चाहिए हमें, तो हमें दोबारा से क्रांति की ओर मुड़ना होगा।
तो इन्हीं असफलताओं के कारण युवा वर्ग तेजी से जो है फिर क्रांति की ओर मुड़ गया, और जो पहले क्रांतियां हुई थी, जो पहले फेज में, उससे इन लोगों ने सबक सीखा कि कहाँ क्रांति फेल हुई थी, कैसे फेल हुई थी, उस पर क्या गलती हुई थी, उसका सबक सीख करके इन लोगों ने एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़े और क्रांति की ओर ये लोग चल पड़े। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब आगे की घटनाओं को हम यहाँ पर देखेंगे। क्रांति का बौद्धिक शस्त्रागार क्या था? मतलब यह हुआ कि क्रांति को शुरू करने के लिए जो बौद्धिक स्तर पर जो मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि क्रांति शुरू करने के लिए मनोबल बहुत जरूरी है, और मनोबल और योजना कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए कोई किताब होनी चाहिए, कोई योजना का कोई प्रारूप होना चाहिए। तो दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ बम, एक किताब भगवती चरण बोरा ने लिखा, प्रस्तावना भगत सिंह ने इसको लिखी थी, क्वेश्चन आया हुआ कई बार। तो द फिलॉसफी ऑफ द बम जो है किताब लिखी गई भगवती चरण बोरा द्वारा, और इस किताब में जो है क्रांति कैसे शुरू की जाए, क्रांति के क्या कार्यक्रम होने चाहिए, और क्रांति शुरू करने के लिए युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, इस किताब में लिखा गया, और उसकी प्रस्तावना भगत सिंह ने लिखी थी। तो दर्शन के रूप में ये किताब क्रांतिकारियों के बीच में बांटी जाती थी, लोग उसको पढ़ते थे और उनके मन में जोश आता था कि नहीं, ये रास्ता गलत है, यही रास्ता ठीक है, और क्रांति के माध्यम से ही देश को हम आजादी दिला सकते हैं। दूसरा है बंदी जीवन, सचिन नाथ सन्याल की किताब थी बंदी जीवन। इसमें इसे क्रांतिकारियों की बाइबिल, बांग्ला भाषा में रचित एक आदर्श किताब माना जाता है। बंदी जीवन क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाती है, और बंदी जीवन में क्रांति की एक छोटी घटनाओं को यहाँ उल्लेख किया गया है। बंदी जीवन में बताया गया है कि अगर आप जेल भी जाते हैं तो कैसे आपको उस यातना को सहना है, और कितना भी यातना आपके साथ हो जाए लेकिन मुंह नहीं खोलना है, गद्दारी नहीं करनी है। तो क्रांतिकारियों के ए से लेकर जेड तक एक एक चीज को इस बंदी जीवन में किताब में बताया गया। इसे जो है क्रांतिकारियों की बाइबिल कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, पूछा जाता है बंदी जीवन किसने लिखा है, बंदी जीवन किस तरह की किताब है। तो हमें याद रखना है ये आपका जो है क्रांतिकारी आंदोलन से प्रेरित किताब थी, पुस्तक थी, और इसमें जो है क्रांतियों के बारे में बताया गया। इसके अलावा बहुत सारे समाचार पत्र और पत्रिकाएं थी जो दैनिक आधार पर, साप्ताहिक और पाक्षिक आधार पर और मंथली आधार पर निकलती थी, और उन समाचार पत्र भी दूर दूर जाते थे, चाहे महाराष्ट्र हो, अलग अलग भाषाओं में छपते थे, बांग्ला में, मराठी में, हिंदी में, उर्दू में, हर भाषा में छपते थे, जिससे क्रांतिकारी जो युवा है वो जिस भाषा को समझ सकते उस भाषा में उसको पढ़ें और क्रांति की ओर आए। युगांतर और संध्या बंगाल में ये भी क्रांतिकारी समाचार पत्र था, जो बंगाल में क्रांतिकारियों के लिए आदर्श और क्रांतिकारियों के लिए एक शिक्षा का काम कर रहा था। महाराष्ट्र में काल, सैन फ्रांसिस्को में गदर, और पेरिस और बंगाल में वंदे मातरम। ये जो क्रांतिकारी समाचार पत्र थे ना, ये क्रांति के बारे में दुनिया में जो घटनाएं होती थी वो भी बताते थे, और भारत में जो घटनाएं हो रही वो भी बताते थे। तो क्रांतिकारी इन सब चीजों से बड़ा प्रेरित होते थे कि जब दुनिया में ऐसी चीजें हो सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और क्रांति की शुरुआत में इन सब लोगों ने एक बौद्धिक शस्त्रागार के रूप में काम किया, जिसे क्रांतिकारियों को बल मिला। मोटिवेशन बहुत जीवन में बहुत जरूरी होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप रहें। आप कोई पढ़ाई करते हैं तो वहां मोटिवेशन चाहिए, आप खेती करते हैं वहां भी मोटिवेशन चाहिए, आप अगर कोई व्यापार करते हैं वहां भी मोटिवेशन चाहिए। बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं होता है। तो मोटिवेशन कई तरह का हो सकता है, पैसे से भी हो सकता है। मान लिया आप व्यापार कर रहे हो, पैसा आपको मिला तो आपको वो मोटिवेशन हुआ कि चलो मेरी मेहनत का पैसा मुझे मिला, तो और आदमी काम करने का इच्छा रखता है। तो मोटिवेशन जीवन बहुत जरूरी है, और मोटिवेशन क्रांतिकारियों के लिए भी जरूरी था। और यह सब टॉनिक का काम किया। इन किताबों ने क्रांतिकारियों के मन में क्रांति पैदा कर दिया, तो जो क्रांति नहीं करना चाहते थे वो भी क्रांति करने लगे। तो याद रखिएगा उस समय जो जो किताबें लिखी गई हैं, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो गलती हमें नहीं करना है, और इसको हमें बहुत सावधानी से चीजों को याद करना है। क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं, तो हमें गलती इसमें कहीं नहीं करनी है, और ये सब चीजों को हमें अच्छे से याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अखिल भारतीय क्रांतिकारी नेटवर्क अगर देखा जाए तो वही क्रांतिकारी नेटवर्क रहा है हमेशा, चाहे पहला चरण हो और चाहे दूसरा चरण हो। तो उत्तर भारत में पंजाब हमेशा रहा, बंगाल और महाराष्ट्र ये क्रांतिकारी की भूमि कही जाती है तीनों। इन तीनों स्थानों पर ही क्रांतिकारी पैदा हुए, यहाँ की माओ ने क्रांतिकारी ही पैदा किया। और बौद्धिक स्तर पे ये लोग भी सशक्त थे और क्रांति के स्तर पे भी सशक्त थे। ये लोग कुछ कर गुजरने को तैयार थे देश के लिए, ये बात याद रखिएगा। तो उत्तरी केंद्र पंजाब और यूपी, पंजाब और यूपी में नौजवान सभा लाहौर में स्थापित की गई थी 1926 में, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कानपुर आपका दिल्ली में स्थापित किया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके बारे में भी आगे डिटेल बताएंगे। तो इन संस्थाओं ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना में जो है कई लोग शामिल थे, मैं उनके बारे में डिटेल में आपको एक करके बताता हूं। दूसरा बात करते हैं आपका जो है बंगाल। पूर्वी केंद्र बंगाल में अनुशीलन समिति, युगांतर श्री संघ, बंगाल स्वयं सेवक संघ, इंडियन रिपब्लिक आर्मी चटगांव में मास्टर दा के नाम से उनको जाना जाता है। उन्होंने बंगाल में क्रांति को जन्म दिया और बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। इनके साथ कई महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उनके बारे में इतिहास में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें उनको करना है, उनको जानना है, क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। पश्चिमी और दक्षिणी केंद्र का महाराष्ट्र और मद्रास में तो मित्र मेला के माध्यम से मैंने बताया था। अभिनव भारत नासिक में, भारत माता एसोसिएशन मद्रास में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम यहाँ भी दिया गया, और मद्रास में भी कहीं कहीं युवाओं ने अपना योगदान दिया। तो इस तरह से भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को अगर केंद्र कहा जाए, कभी पूछा जाए, तो 3 केंद्र मुख्य रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में। इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। बहुत ध्यान से चीजों को मैप के माध्यम से, इसीलिए मैप के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जितनी क्षमता है हमारी, तो क्षमता इस्तेमाल करके हम आपको बता रहे हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिएगा कि मॉडर्न इंडिया हमें समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को शॉर्ट फॉर्म में HRA कहा जाता है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को HRA, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया गया था, और इस संस्था द्वारा सबसे बड़ी घटना हुई थी काकोरी कांड। पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो अक्टूबर 1924 में कानपुर में HRA की स्थापना की गई थी। तो याद रखना, दोनों बात याद रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भी याद रखना और इसका शॉर्ट फॉर्म HRA भी याद रखना। एग्जामिनर HRA के नाम से क्वेश्चन बनाता है, याद रखिएगा। सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर के जो है कानपुर में अक्टूबर 1924 में HRA की स्थापना की। HRA के सबसे महत्वपूर्ण जो संस्थापकों में से थे वो सचिन नाथ सन्याल थे और चंद्रशेखर आजाद थे। इन लोगों ने HRA की स्थापना किया, और इस HRA ने एक निर्णय लिया, क्योंकि इन क्रांतिकारियों के पास पैसा नहीं था और बंदूक गोली वोली थी नहीं। उसी समय इनको पता चला कि सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन आती है, और वो ट्रेन आने वाली है, और ट्रेन में गोला बारूद और पैसा भरा हुआ है, लदा हुआ है, तो क्यों ना उसको लूट लिया जाए। तो कानपुर के बगल में ही लखनऊ है, और लखनऊ में एक रेलवे स्टेशन आज भी है, काकोरी। तो काकोरी में याद रखिएगा, काकोरी जो एक्शन हुआ है, तो काकोरी में इन लोगों ने निर्णय लिया, किसने, HRA के सदस्यों ने, किस ट्रेन को लूट लेंगे। तो 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन ट्रेन का नाम क्या था, 8 डाउन ट्रेन था। ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी में सरकारी खजाने को लूटना, और 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए। जब ट्रेन वहां से चली और काकोरी पहुंची, तो वहां पर इन लोगों ने रोका ट्रेन को और ट्रेन को लूट लिया। लेकिन भारत में मुखबिरों की कमी नहीं है, गद्दारों की कमी नहीं है, इन लोगों ने बता दिया, जिससे जो है क्या हुआ, 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए। ठीक है, तो इस तरह जो है याद रखिएगा कि HRA के लोगों ने, क्रांतिकारियों ने
पहली घटना अंजाम दिया किसको? काकोरी कांड। इसी को काकोरी एक्शन कहते हैं। पहले इसको काकोरी कांड कहा जाता था, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल में इसका नाम बदल दिया और रख दिया काकोरी एक्शन। कांड कुछ नेगेटिव शब्द लगता है, अजीब टाइप का लगता है, ठीक है, कांड कर दिया अजीब टाइप का, तो काकोरी एक्शन इसका नाम रख दिया। और काकोरी एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ट्रेन का नाम याद रखिएगा था, वो 8 डाउन ट्रेन नाम था, और सहारनपुर से लखनऊ की ओर ट्रेन आ रही थी। काकोरी में एक स्थान है, वही गांव है, उसी के नाम पे स्टेशन, वहीं पे लूटा गया और 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, जिसमें 4 लोगों को फांसी की सजा होती है। वो कौन 4 लोग थे? तो काकोरी कांड के ही, काकोरी कांड कह सकते हैं, काकोरी एक्शन के कारण, काकोरी कांड तो नहीं करना चाहिए, काकोरी एक्शन के कारण, याद रखिएगा। तो काकोरी एक्शन के कारण 4 लोगों को फांसी की सजा होती है। और कहां कहां होती है, क्वेश्चन पूछा गया, शहादत उन्होंने पाया। 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी की सजा हुई थी, इसी काकोरी एक्शन कांड में, काकोरी षड्यंत्र केस के तहत हुई थी। रोशन लाल को इलाहाबाद में, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं, राजेंद्र लहिड़ी को गोंडा में, और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, जिसे आज अयोध्या कहते हैं, फांसी हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो चारों के नाम देकर के फांसी के स्थान को मिलाने को आया हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है आगे, तो इन चारों के नाम याद रखिएगा, क्रांतिकारियों के, कहां कहां फांसी हुई है, इनको याद रखिएगा। और अशफाक उल्ला का रिकॉर्ड देखा जाए, रिकॉर्ड में, तो अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम है। अभी तक इससे पहले किसी मुस्लिम को फांसी नहीं हुई थी। अशफाक उल्ला पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मुस्लिम जो थे और उनको फांसी हुई थी, याद रखिए, फैजाबाद में हुई थी, जिसे आज अयोध्या कहते हैं। तो इन 4 लोगों को नाम याद रखना है। और ये भी पूछा था 4 लोगों को फांसी कब हुई थी, तो काकोरी कांड, काकोरी एक्शन में हुई थी, और जो है 1927 में हुई थी। इसके बाद याद रखिएगा, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब मैं केवल अपनी मां का दूध पीऊंगा, ये 2 लाइन किसने कहा था? तो याद रखना, ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। जब फांसी सजा हो रही थी इनको, तो इनको दूध पीने को दिया गया, तो कहा मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं अपनी मां का केवल दूध पीऊंगा और किसी का दूध नहीं पी सकता मैं, और मैं जो है, इन्होंने मना कर दिया। तो लाइन उसी समय कहा था। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस से पूछ दिया गया है। और सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बात याद रखिएगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर, बिस्मिल एक शहर तुर्की में है, कभी आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, तुर्की में एक इन्हीं के नाम पर बिस्मिल शहर स्थापित किया गया है, राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 8 डाउन ट्रेन की घटना को अंजाम किसने दिया? काकोरी एक्शन को अंजाम किसने दिया? HRA ने दिया। लेकिन जब 29 लोग गिरफ्तार हो गए, 4 इंपॉर्टेंट लोगों को फांसी सजा हो गई, तो HRA एक तरह से मिट गया, खत्म हो गया। और इसमें जो मुख्य भूमिका चंद्रशेखर आजाद की थी, वो बच निकले, उनको गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाई। वो बचपन में जब छोटे थे तो नाटक बहुत करते थे, गांव में हनुमान जी कभी बन जाते थे, कभी जो है रामायण के नाटक में, कभी ऐसे नुक्कड़ नाटक बहुत करते थे। तो भेष बदलना इनको बहुत अच्छे से आता था। ब्रिटिश सरकार के सामने भेष बदल करके और इन्हीं पुलिस के सामने से निकल जाते थे, और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाती थी। तो चंद्रशेखर आजाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, कि इन्होंने जो है, पुलिस की गोली से इनकी डेथ नहीं हुई, अपने आप आत्महत्या कर ली थी, आगे बताऊंगा अभी मैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच निकले। और फिर इसके बाद ये लोग फिर कहाँ मिलते हैं, तो याद रखना, इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का पुनर्गठन एक तरह से हुआ और एक नई संस्था बनती है, ठीक है। आगे लिखा है वैचारिक परिपक्वता, HRA से HSRA तक का सफर। पहले क्या नाम था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। इसका नेतृत्व करता सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल थे। उद्देश्य व्यक्तिगत वीरता, राजनीतिक डकैती, काकोरी, सरकारी खजाने की लूटना, ये इनका उद्देश्य था। जब ये फांसी हो गई, तब इसके स्थान पर याद रखिएगा एक दूसरी संस्था बनाई गई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया गया, और इसका नाम रखा गया HSRA। जहां HRA था वहां HSRA हो गया। तो S का मतलब यहां क्या होगा? याद रखिएगा, सोशलिस्ट, ठीक। इसको किसने स्थापित किया था? ये कब स्थापित किया गया?
सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में इसकी स्थापना की गई। और इसका नेतृत्व किसने किया? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन लोगों ने मिलकर के दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर दी। उद्देश्य क्या था? समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना, मार्क्सवादी प्रभाव और व्यापक जन आंदोलन के माध्यम से क्रांति को पाना। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से ही भगत सिंह जुड़े थे, याद रखिएगा। भगत सिंह HRA से नहीं जुड़े हुए थे, ये बात याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो भगत सिंह HSRA से जुड़े थे और भगत सिंह के सुझाव पर ही ये सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था इसमें, जो आपका S है, ये भगत सिंह के सुझाव पर ही जोड़ा गया था। चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं तो चंद्रशेखर आजाद काकोरी के एकमात्र अजय सदस्य थे जिन्होंने HSRA की नींव रखी थी, ये बात याद रखिएगा। इसमें इसको स्थापित करने में चंद्रशेखर आजाद का महत्वपूर्ण योगदान है, इस बात को याद रखना है। इसी से भगत सिंह जुड़े हुए थे, भगत सिंह ने भी इसको स्थापित करने में अपना योगदान दिया, यह बात याद रखिएगा। इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी, इसकी स्थापना दिल्ली की फिरोज शाह कोटला में हुई थी, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, इसकी स्थापना 1928 में 4 साल बाद हुई है। इसकी स्थापना सचिन नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने, इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने किया था। दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं, एक साथ इसलिए बता दिया जिससे आपको स्पष्ट रहे और आपको जानकारी रहे, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए, इस बात को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HSRA का शंखनाद प्रतिशोध और प्रबोधन, अर्थात जैसे HRA ने काकोरी कांड या एक्शन को अंजाम दिया था, वैसे ही HSRA द्वारा कौन कौन सा काम किया जाएगा। उससे पहला काम था सांडर्स हत्याकांड। 17 दिसंबर 1928 को HSRA के सदस्यों ने सांडर्स की हत्या कर दी। हत्या करने में कौन कौन लोग थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा लाहौर में इनकी हत्या की गई, लाहौर याद रखिएगा। और इसीलिए लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही भगत सिंह को फांसी हुई थी। लेकिन सांडर्स की हत्या किया क्यों? उद्देश्य क्या था कि लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज और उनकी शहादत का बदला लेना था। जब साइमन कमीशन आया था 1927 में, तो साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था और लाला लाजपत राय को अपना गुरु मानते थे भगत सिंह। जब लाहौर में जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो इनको लाठियों से मारा गया और लाठियों के इतना मारा गया कि उनकी डेथ हो गई। तो क्रांतिकारी स्कॉट को मारना चाहते थे, गलती से सांडर्स मारा गया, क्योंकि जो लाठी चार्ज हुई थी लाला लाजपत राय के पास, वो आदेश दिया था किसने? स्कॉट ने। स्कॉट नामक पुलिस अधिकारी ने ही आदेश पे उनको मारा गया, जिसकी उनकी डेथ हो जाती है। तो लोग गए थे स्कॉट को मारने के लिए, लेकिन मारा गया कौन? सांडर्स। इसीलिए सांडर्स हत्या कांड हुआ 1928 में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु द्वारा मिलकर गोली मारी गई थी, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जब इन सदस्यों को, जो क्रांतिकारी सदस्य होते थे, जब इनके सामने प्रपोजल लाया जाता कि ये इस घटना को अंजाम देना होता था, वो अंजाम देना है, तो कोई ये नहीं कहता था कि मैं अंजाम नहीं दूंगा। लोग मरने के लिए तैयार रहते थे, लोग लड़ जाते थे कि नहीं तुम नहीं जाओगे, इस बार मैं जाऊंगा। समझ आया? तो ये क्रांतिकारियों का जज्बा था। तो याद रखिएगा कि HSRA की पहली घटना क्या घटी? सांडर्स की हत्या भगत सिंह ने कर दिया, इन लोगों ने कर दिया, चंद्रशेखर आजाद और आपका राजगुरु ने। और मारने किसको गए थे और क्यों मारा, ये सब मैंने बता दिया, याद रखिएगा। HSRA की दूसरी घटना क्या थी? असेंबली बम कांड, 8 अप्रैल 1929। ध्यान से समझिएगा। असेंबली, केंद्रीय विधानमंडल में बहस चल रही थी, गांधी जी बैठे थे उसमें और भी लोग बैठे थे, लेकिन महात्मा गांधी भगत सिंह आखिर बम फेंके क्यों? लोग कहते बहरों को सुनाने के लिए। नहीं, बहरों को सुनाना तो एक सांकेतिक को था, बम फेंकने का कारण क्या था? ध्यान समझिएगा।
जब सैंडर्स हत्याकांड हुआ तो चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह भेष बदल करके वहां से यूपी चले आए। लेकिन जो इसके सदस्य थे, जो छोटे छोटे क्रांतिकारी थे, उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके ले जाने के बाद उनको जेल में बहुत मारा जाता था, बहुत पिटाई होती थी उनकी। और ये न्यूज जब भगत सिंह को पता चली कि हमारे दोस्तों को, हमारे मित्रों को, हमारे भाइयों को बहुत मारा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि उनको छुड़ाया जाए। और जो अंग्रेज होते थे वो राजनीतिक कैदियों को छोड़ते थे। जो कांग्रेस पार्टी जुड़े हुए लोग होते थे, कहीं अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उनको पकड़ के जेल में बंद दिए, तो उनको राजनीतिक कैदी कहा जाता है, जो राजनीतिक पार्टी जुड़े होते हैं। और इनको इनको आतंकवादी कैदी कह दिया अंग्रेजों ने, या क्रांतिकारियों को। तो जेल में लगातार ये छुड़ाने के लिए ये लोग, पंजाब में लोग आंदोलन करते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार सुन नहीं रही थी। तब भगत सिंह ने निर्णय लिया कि इनका ध्यान अपनी ओर खींचेंगे, असेंबली में बम फेंकेंगे खाली बेंचों पर, और हम भागेंगे नहीं, हम गिरफ्तारी देंगे, और जो कष्ट हमारे भाई, हमारे मित्र सह रहे हैं जेल में, हम भी सहेंगे और अंदर जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। और इसीलिए इन्होंने गिरफ्तारी दिया, भागे नहीं। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली बम कांड घटना हुई। नेतृत्व किसने किया? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये याद रखना कि भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त गए थे, जिन्होंने बम फेंका था असेंबली में, खाली बेंचों फेंका था। केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका गया था उस समय। उद्देश्य क्या था कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना था, क्योंकि यही दो बिल के माध्यम से, कहा जाए खास करके पब्लिक सेफ्टी बिल के माध्यम से ही क्रांतिकारियों को छोड़ा नहीं जा रहा था। तो ये दोनों बिल पर ही डिस्कशन चल रहा था उस समय, और ये बिल भारतीयों के लिए खतरनाक था, क्रांतिकारियों के लिए। तो याद रखना, जब ये बिल पे डिस्कशन चल रहा था, उसी समय जाकर के इन लोगों ने बम फेंका खाली बेंचों पर। संदेश क्या था कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का उद्घोष किया गया। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार महात्मा गांधी को, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार यहीं पर भगत सिंह ने दिया था, यह बात याद रखिएगा। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपने आप को गिरफ्तार कराया और जेल गए कि जो हमारे भाइयों को यातना दी जा रही है, हम भी उसमें शामिल होंगे। भगत सिंह वहां गए, भूख हड़ताल भी किए थे जेल में। वो कहे कि हम भूख हड़ताल करेंगे जब तक हमें छोड़ा नहीं जाएगा, जब तक हमें राजनीतिक कैदी का दर्जा न दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि हम तुम्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा देंगे। ये बात याद रखिएगा, इसीलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, ये दोनों घटनाएं HSRA के सदस्यों ने किया था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों ने मिलकर किया था। भगत सिंह इसमें भी शामिल थे और इसमें भी शामिल थे, दोनों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो पर्चा फेंका था वहां पर, उस पर यही लिखा था, बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बम का उपयोग। जो आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो, हमें राजनीतिक कैदी का दर्जा नहीं दे रहे हो, इसलिए हम आपको डराने के लिए बम फेंक रहे हैं कि आप सुनो, हमारी बात को सुन लो। अगर हम हमारी आवाज से हमारी बात नहीं सुन सकते हो, तो बम से तो सुनोगे, बम का धमाका से तुम्हारा ध्यान आएगा ना हमारी तरफ। यही उसका उद्देश्य था। गिरफ्तार हुए, भागे नहीं वहां से, ठीक है। एक क्रांतिकारी का मस्तिष्क, भगत सिंह का दर्शन। भगत सिंह क्या सोचते थे, क्या उनके दर्शन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अपने समय के सबसे अधिक पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे। फांसी से ठीक पहले लेनिन की जीवनी का अध्ययन किया था इन्होंने, याद रखिएगा। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती हैं। अगर कोई क्रांतिकारी होगा तो आलोचना और स्वतंत्र चिंतन, उसकी दो विशेषताएं जरूर होंगी। ये भगत सिंह ने कहा था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है। अगर क्रांति लाना है तो वैचारिक जो हमारा विचार है, उसमें लगातार धार देनी पड़ेगी, अपने विचार को मजबूत करना पड़ेगा। और विचार मजबूत कहां से होगा? जब पढ़ोगे तब होगा ना, हवा में तो होगा नहीं कि हम चौराहे बैठ कर चार ज्ञान ले ले, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का न्यूज लेकर के बहस करें, उससे वैचारिक मजबूत नहीं होता है। उसके लिए किताबों को पढ़ना पड़ता है, डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तब देखा होगा लोग डिस्कशन करते हैं और तब उनके सामने लोग नतमस्तक हो जाते हैं।
तो ये लाइन भगत सिंह ने कही थी, इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें गड़बड़ी मतलब गलती नहीं करना है, गड़बड़ी नहीं करनी है। आगे, व्यक्तिगत प्रयासों से क्रांति नहीं लाई जा सकती। ये भी बात सही है कि हम कितना भी व्यक्तिगत प्रयास कर ले, हम क्रांति नहीं ला सकते हैं। व्यापक जन आंदोलन ही क्रांति का माध्यम बन सकता है। हम अगर अकेले क्रांति लाके क्या करेंगे? घर में पिटा जाएंगे, सरकार पीट देगी, जेल भेज देगी, और जब जन समूह रहेगा तो कैसे पीट पाएगी कोई? तो जितनी क्रांतियां दुनिया में हुई हैं वो अकेले नहीं हुई हैं। अकेला व्यक्ति लोगों को जोड़ा है तब क्रांति किया है। कहीं भी क्रांति हुई हो, चाहे रूस की क्रांति हुई हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हुई हो, अमेरिका क्रांति हुई हो, रूस चीन की क्रांति हुई हो, कोई भी क्रांति हुई हो, बिना जन समूह के नहीं हुई है। और नेता तो होना ही चाहिए, नेता ही तो लोगों को इकट्ठा करता है, लेकिन व्यक्तिगत नहीं कर सकते हो। ये भगत सिंह की सोच थी। क्रांति से हमारा तात्पर्य यह है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। जो मौजूदा व्यवस्था अगर काम कर रही है और वो अन्याय कर रही है, तो उसी खिलाफ अगर हम आवाज उठाते हैं तो वही क्रांति है। क्रांति का मतलब नहीं तलवार लेके गला काट देना है। जो अन्याय सरकार कर रही हो, जो अन्याय समाज में हो रहा हो और मौजूदा व्यवस्था उसको आंख मूंद के देख रही हो, तब क्रांति की जाती है। ये भगत सिंह की सोच थी और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। इनके विचार बहुत महत्वपूर्ण है और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। स्वतंत्रता की कीमत, ब्रिटिश राज के प्रमुख षड्यंत्र। याद रखिएगा, ब्रिटिश शासन काल में बहुत सारे षड्यंत्र हुए हैं। कब हुए हैं मैंने एक साथ दे दिया है, याद रखिएगा। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में हुआ था और इसी षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चलाया गया था और उनको फांसी सजा हुई थी। ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन कभी आ जाए कि भगत सिंह को फांसी, सुखदेव और राजगुरु को फांसी किस केस में हुई थी, तो लाहौर षड्यंत्र केस में हुआ था जिसमें सैंडर्स की हत्या हुई थी। याद रखिएगा। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था, मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में। और ये याद रखना, मणितल्ला बम कारखाना को लेकर के हुआ था। घोष बंधु, जिनमें अरविंद घोष, वरिंद घोष भी शामिल थे। बाद में अरविंद घोष को छोड़ दिया गया था, चित्तरंजन दास ने पैरवी की थी, मैंने बताया था। वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया था अवध बिहारी बसंत कुमार द्वारा, उसको दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं, 1912 में हुआ था, ये याद रखिएगा। तो कौन केस किससे जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने सोचा बता देता हूं एक बार दोबारा, जिससे आपको याद रहे। काकोरी षड्यंत्र केस 1924 में हुआ था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य को फांसी सजा हुई थी। और सैंडर्स हत्याकांड और असेंबली बम कांड भी यही लाहौर षड्यंत्र केस से जोड़ दिया गया था और अंत में इनको फांसी की सजा हुई थी। ये याद रखिएगा। बहुत सारे जो केस हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन केस किससे जुड़े हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए, ठीक है। सर्वोच्च बलिदान, लाहौर षड्यंत्र केस का परिणाम। लाहौर षड्यंत्र केस का परिणाम क्या हुआ कि जतिन दास राजनीतिक कैदी के दर्जे के लिए 64 दिन की भूख हड़ताल किया था। अब देखो लाइन आगे कि नहीं आ गई, राजनीतिक कैदी का दर्जा पाने के लिए भूख हड़ताल किया था और राजनीतिक कैदी का दर्जा पाने के लिए भगत सिंह भी जेल गए थे, ये बात याद रखिएगा। और राजनीतिक कैदी मतलब हो गया राजनीतिक पार्टी का कोई व्यक्ति जिसको जो अपराध ना करता हो, छोटे छोटे अपराधों में जेल चला जाए, उसे राजनीतिक कैदी कहते थे। एक राजनीतिक कैदी की मांग करने के लिए याद रखना 64 दिन की भूख हड़ताल जतिन दास ने किया था और 13 सितंबर 1929 को शहादत हुई थी। जतिन दास 64 दिन भूख हड़ताल पे थे कि हमें राजनीतिक कैदी दर्जा दिया जाए, और इनको लोग कितना भी समझाए लेकिन ये नहीं माने। आप भगत सिंह मूवी है उसमें देखिएगा, इनको पहले मिर्च खिलाया जाता था, मिर्च, और जब मिर्च खाओगे तो पानी मांगोगे। जब ये पानी मांगते थे तो पानी ना देके उनको दूध मिलता था कि दूध पियेंगे तो और जलन होगी। ये बात याद रखिएगा। जतिन दास ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा युवा दधीच की उपाधि इनको दी गई थी, किसको, जतिन दास को, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस उपाधि देने बहुत आगे थे, जब किसी का नाम ना आए तो सुभाष चंद्र बोस टिक लगा देना। युवा दधीची की उपाधि दी गई थी। कलकत्ता में 6 लाख लोगों की भीड़ ने, जब इनको अंतिम संस्कार में जो है इनके शामिल 6 लाख लोग शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा, इनकी शहादत को देश कभी भूल नहीं सकता है। और भारतीय इतिहास में 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की डेथ हुई थी, ये बात याद रखिएगा।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी सजा हुई थी। अंतिम युद्ध शीघ्र प्रारंभ होगा, हमें यह करने का गर्व है। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है चोरी छिपे फिरोजपुर सतलज नदी तट पर अंतिम संस्कार किया गया था, इनको ये भी याद रखिएगा। भगत सिंह को फांसी सजा हुई थी आपको जो है लाहौर में, और अंतिम संस्कार फिरोजपुर में हुआ था पंजाब में। चोरी छुपे जो अचानक से जला दिया इनको कि जो है किसी तरह से जो है आक्रोश न फैलने पाए। बटुकेश्वर दत्त और शिव वर्मा काला पानी सजा हो गई, सिल्वर जेल चले गए और आजीवन कारावास बटुकेश्वर दत्त और शिव वर्मा ने झेला वहां पर, उनको काला पानी सजा हो गई। चंद्रशेखर आजाद याद रखिएगा 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में शहादत हो गई। अल्फ्रेड पार्क को आज चंद्रशेखर पार्क कहते हैं। जब पुलिस ने इनको घेर लिया तब अंत में इन्होंने क्या किया कि जो है गोली मार लिया, आत्महत्या कर लिया कि हम पुलिस गोली से नहीं मरेंगे, ठीक है। और याद रखना बिस्मिल द्वारा इन्हें क्या है क्लिक सिल्वर नाम से पुकारे गए थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शहादत इन लोगों को जो मिली है ये भी याद रखना। और इन लोगों ने जो देश के लिए काम किया है वो आने वाली पीढ़ी के लिए गर्व की बात है। भगत सिंह सब नहीं बन सकता है, ये याद रखिएगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, आजाद हिंद, ये क्या कहते हैं चंद्रशेखर आजाद, जतिन दास, ये सब नहीं बन सकता है। ये वो एक आध युग में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो ऐसा बनता है, सबकी हिम्मत नहीं है कि ऐसा कर सके, ठीक है। तो देश के लिए निस्वार्थ भाव से इन लोगों ने जो बलिदान दिया है, तो इनकी आलोचना करने का हमें किसी तरह से हक नहीं है। इनके सामने हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग इनके बारे में केवल पढ़ लेते हैं और एग्जाम पास कर लेते हैं, लेकिन ये लोग निस्वार्थ भाव से केवल देश के लिए लड़ रहे थे। कोई इनके पास लालच नहीं था, लालच होता, राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो फांसी नहीं चढ़ते। ये भी कोई न कोई बहाना बना के भाग जाते, असेंबली बम क्यों फेंकते, और ये भी कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लेते और आराम से मौज करते, जैसे आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो इन लोगों की शहादत को अगर कोई बुराई करे तो वो समझ लो कि आलोचना का पात्र है, ठीक है, कि वो जो है इनकी बुराई किसी कीमत पर हो ही नहीं सकती है, कि जो इन लोगों ने किया है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, युवाओं के लिए, वो कोई कर नहीं सकता है। आने वाली बहुत पीढ़ियों तक इन लोगों को कहीं भी, इन लोगों के हमेशा नतमस्तक हम लोगों को रहना चाहिए, ठीक है। पूर्वी मोर्चे की बात करते हैं, बंगाल चलते हैं। बंगाल में एक टीचर थे, सूर्य, याद रखना, उनका नाम था सूर्यसेन। टीचर थे, इनको मास्टर कहते थे, मास्टर दा, बड़े भाई को वहां दादा कहते हैं। मास्टर दा और चटगांव का महासंग्राम। नंबर 1, सेना, नेता और सेना। मास्टर सूरसेन द्वारा इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, IRA की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि स्थापना किया था। अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, गणेश घोष, मुस्लिमों की अहम भागीदारी थी इसमें। सत्तार, तंतु मिया, ये सब इसमें शामिल थे। और मास्टर दाने सूरसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया था। बंगाल में क्रांतिकारी संस्था थी, ये भी याद रखिएगा। आक्रमण 8 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर सफल आक्रमण हुआ और हथियारों पर कब्जा हो गया। तो सूरसेन के नेतृत्व में आज वर्तमान बांग्लादेश के जो चटगांव था वहीं पर हमला किया इन लोगों ने 18 अप्रैल 1930 को, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के लोगों ने, और चटगांव शस्त्रागार को लूट लिया और वहां से हथियारों को कब्जा में ले लिया। तिरंगा फहरा करके अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन भी किया था। किसने? सूरसेन ने अस्थायी सरकार भी बनाया। परिणाम क्या निकला कि 1933 में सूरसेन को गिरफ्तारी हुई और 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी पर लटका दिया गया। इनको फांसी दे दी गई, किसको? सूरसेन को। तो सूरसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया था, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। चटगांव शस्त्रागार पर जो हमला हुआ था ये इन्हीं से जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और सूरसेन के साथ कई महिला क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, अलग अलग तरीके से अपना योगदान दिया था, जो इन्हीं से जुड़ी हुई थी। उनके शहादत को भी हमें याद रखना है। नारी शक्ति क्रांति की अग्रिम पंक्ति में महिलाएं, ये जो महिलाओं के नाम यहाँ लिखे गए हैं ये सब सूरसेन मास्टर दा के साथ थी। नंबर 1 है आपका प्रीतिलता वाडेकर।
पहाड़तल्ली चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा, घायल होने पर जहर खा करके इन्होंने आत्महत्या कर ली थी कि हम गिरफ्तार नहीं होंगे। ठीक है। कल्पना दत्त सूरसेन के साथ गिरफ्तार हुई, आजीवन कारावास हुआ, बाद में सीपीआई में शामिल हो गई थी। बाद में ये सुनीति चौधरी और शांति घोष दिसंबर 1931 में कोमिला के जिलाधिकारी मिस्टर स्टीफेंस की गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी थी, दोनों लोगों ने मिलकर के। ये भी उन्हीं जुड़ी हुई थी सूरसेन के संगठन से। बीना दास फरवरी 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के समारोह में गवर्नर स्टेनली जैक्सन की पर सीधी फायरिंग कर दिया था बीना दास ने। तो इन महिलाओं के योगदान को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, ये सब इन महिलाओं के नाम याद रखना। ये सब जो है सूरसेन के मास्टर दास से जुड़ी हुई थी, उनके एक संगठन से जुड़ी हुई थी, और इन लोगों ने अपने तरीके से क्रांति को अंजाम दिया था। तो इन महिलाओं का भी योगदान महत्वपूर्ण है, इनको भी हमें याद रखना है। वैश्विक पदचिन्ह विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता की गूंज, जैसे उत्तरी अमेरिका में गदर पार्टी बनाया गया था, हिंदुस्तान एसोसिएशन बनाया गया था लाला हरदयाल के नेतृत्व में। यूरोप में इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी भेकाजी कामा द्वारा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा हुआ था, इसे मैं पढ़ा चुका हूँ। एशिया में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना टोक्यो जापान में 42 में हुई थी, रास बिहारी बाद में सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से। तो भारत के बाहर भी क्रांतिकारियों को अंजाम दिया गया था, तो आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनके बारे में डिटेल में हम आपको एक एक चीज बताएंगे। संघर्ष की अगर कहा जाए समय रेखा, 40 वर्षों का अविरल प्रतिशोध, एक लिस्ट के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे आपको याद रहे। जैसे क्रांतिकारी जो गतिविधियां हुई थी, कब कब हुई थी, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं क्रांतिकारी आंदोलन की, चाहे पहला चरण हो चाहे दूसरा चरण हो। तो याद रखना 1897, अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था पहले क्रांतिकारी गतिविधियों में पुणे में कमिश्नर रैंड और आपका एनेस्ट की हत्या किया था चापेकर बंधुओं में, दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने मिलकर के जो है प्लेग कमिश्नर की हत्या की थी, और यहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई थी। 1908 में मुजफ्फरपुर में बिहार के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा, और खुदीराम बोस भारतीय रिकॉर्ड में सबसे युवा क्रांतिक थे जिनको फांसी हुई, सबसे युवा थे। 1909 में लंदन में कर्जन वाइली की हत्या कांड में मदन लाल ढींगरा शामिल हुए थे, इन्होंने कर्जन वाइली की हत्या की थी जो भारत सचिव के सलाहकार थे। 1912 दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया था, योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी, बाद में जापान भाग गए थे। 1925 में काकोरी का एक्शन हुआ, काकोरी ट्रेन डकैती हुई, लोगों को फांसी सजा हुई थी, 4 लोगों को, मैंने बता दिया था, पूरा याद कर लीजिएगा, ये सब क्रम मिलाने को आ जाता है। 28-29 में लाहौर और दिल्ली में सैंडर्स हत्याकांड और असेंबली बम कांड हुआ, तो 28 में सैंडर्स की हत्या और 29 में बम कांड की घटना हुई, भगत सिंह जुड़े हुए थे। 1930 में चटगांव शस्त्रागार डकैती मास्टरदा द्वारा, और 40 लंदन में डायर हत्याकांड उधम सिंह द्वारा डायर की हत्या कर दी गई थी। आगे इसके बारे में बताऊंगा जब जलियांवाला बाग पढ़ाऊंगा। तो ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन घटनाओं को याद करना जरूरी है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। विचारों की अमरता, इंकलाब जिंदाबाद रचना, इंकलाब जिंदाबाद की रचना किसने किया था, तो मोहम्मद इकबाल द्वारा। बांग ए 10 भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में इसे पहली बार नारे के रूप में इस्तेमाल कर अमर बनाया गया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार जब असेंबली बम फेंका था तब दिया था, तो नारे के रूप में इसको अमर भगत सिंह ने बना दिया। सुभाष चंद्र बोस के शब्दों में भगत सिंह जिंदाबाद या इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उन्होंने कहा कि इंकलाब जिंदाबाद बोलते हो या भगत सिंह जिंदाबाद बोलते हो, दोनों का एक ही मतलब है। क्रांतिकारी उग्रपंथ के दूसरे चरण की सबसे बड़ी विजय हथियारों में नहीं जो है, बल्कि उन विचारों में थी जिन्होंने पूरे देश को पूर्ण स्वराज के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। ये भगत सिंह के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये लाइन भी याद रखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद एक नारा नहीं है, ये हमारे देश की विरासत है। ये भगत सिंह द्वारा दिया गया नारा जो पूरे देश में आज भी जीवंत है, आज भी लोग इंकलाब जिंदाबाद कहते हैं। तो इंकलाब जिंदाबाद ये नारा नहीं, ये विचारों की अमरता है। इसने जो है क्या कह सकते हैं, देश की आजादी के लिए एक स्लोगन बन गया और सबके मुंह से ये निकलने लगा इंकलाब जिंदाबाद।
ये बात याद रखिएगा। इसको नारे के रूप में इस्तेमाल भगत सिंह ने किया था, लेकिन रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, ये भी याद रखिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। तो आज इस चैप्टर में मैंने यहीं तक इसको कर लेना है। तो क्रांतिकारी गतिविधियों का दोनों चरण मैंने बता दिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण में शुरू करेंगे, जो 1919 से 1947 तक चलेगा। इसे हम गांधी युग कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी घटनाओं को हम क्रम वाइज आपको बताते रहेंगे। तो याद रखिएगा, कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, सारे टॉपिक को बताऊंगा। कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो एक नए क्लास के साथ। आज यहीं तक करते हैं। ओके, थैंक यू।